हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की जो अगली क्लास है और महत्वपूर्ण है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। विशेष करके ये जो क्लास होने वाली है राष्ट्रपति के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार को लेकर, यानी अधिकारिता जो कहाँ तक है सुप्रीम कोर्ट की, क्या क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के। विशेषकर कुछ हम पहलुओं के बारे में चर्चा करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के उन विभिन्न आयामों पर चर्चा करने वाले हैं जो विशेषकर पेपर में आते हैं, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो विशेषकर पेपरों में आते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट की जो अगली क्लास है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी जो अगली क्लास है, इसमें हम जब बात करने वाले हैं तो संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 129, यानी आर्टिकल हम उसके बारे में बात करने वाले हैं विशेषकर, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देता है, तो वो उस मामले में क्या निर्णय दिया उस सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसकी एक कॉपी वो अपने पास रखता है। जब वो एक कॉपी अपने पास रखता है तो वो इसलिए अपने पास उसको रखता है कि भविष्य में इसी मामले को लेकर के यदि कोई सुनवाई हुई तो वो दोबारा उसको खोल के देख सके कि ऐसे मामले में उसने क्या निर्णय दिया था। तो ये जो अभिलेख रखे जाते हैं, जैसे अभिलेखीय न्यायालय, जैसे अभिलेख रखे जाते हैं, जैसे आप कभी भी वकील के चैम्बर में गए होंगे, वकील के चैम्बर में वकील के पीछे अलमारियों में कई सारी फाइलें लगी होंगी, तो वो फाइलें इस बात की लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किस मामले पर क्या निर्णय दिया था, ये इन फाइलों में लिखा रखा है। दोबारा यदि ऐसा मामला कभी वकील के पास आता है तो वकील उस संबंधित केस की फाइल को देख सकता है कि उसकी कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 129 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अभिलेखीय न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अवमानना का भी नोटिस जारी करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 129 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अवमानना का भी नोटिस जारी कर सकता है। अब बात आती है कि ये न्यायिक अवमानना क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट किसी केस को लेकर के जब डिसीजन देता है तो ऐसी स्थिति में सामने वाला पक्ष उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं होता है और वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या किसी जज के खिलाफ जब वो टीका टिप्पणी करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है कि हमने जो न्याय किया है ये उसकी अवहेलना कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है किसी राज्य को लेकर और उस राज्य ने उस बात को नहीं माना है, तो ऐसी स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट न्यायिक अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है। कहा गया है कि जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में जो पुलिस के मुखिया होते हैं, पुलिस महानिदेशक जिन्हें डीजीपी कहा जाता है, वो स्थायी होंगे, वो कार्यवाहक डीजीपी नहीं होंगे, स्थायी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सुनने के बाद भी कई राज्यों ने
अपने यहाँ पर डीजीपी कार्यवाहक बना रखे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई निर्णय देता है या जब भी कोई कानून जारी करता है या जब भी कोई आदेश देता है, यदि उन आदेशों की अवहेलना होती है तो ऐसी स्थिति में उसे न्याय का अवमानना कहते हैं, और उनको जो नहीं मानता है उसके खिलाफ न्याय का अवमानना का नोटिस जारी किया जाता है। अभी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का अवमानना का नोटिस जारी किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, न्याय का अवमानना का नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट 129 के अनुसार करता है, और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में यहाँ लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे आर्टिकल की बात करें, जो आगे आर्टिकल है 130, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 130 है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, वो क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक आर्टिकल है 130। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 130, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, ये दिल्ली में है, क्या कहीं लिखा हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है 130, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। यानी कभी भी आपसे पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ये आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी आर्टिकल के अनुसार ये कहा गया है कि यदि मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमोदन लेकर वो सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ किसी दूसरे स्थान पर भी स्थापित कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, और सबसे लास्ट में राज्य अगर देखा जाए तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु का जो कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है। अगर उस राज्य की बात करें हम कि जिस तरीके से कोर्टों को देखा जाए तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। जब कोई निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दिया जाता है तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब हाई कोर्ट से कोई डिसीजन दिया जाता है तो उस डिसीजन के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मान लो मद्रास हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उसके खिलाफ हमें सुप्रीम कोर्ट में आना है तो हजारों किलोमीटर दूर चल के हमें उत्तर भारत दिल्ली में आना पड़ेगा उस मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए। तो इसलिए ये आर्टिकल 130 में कहा गया है कि यदि कोई चीज़ काफ़ी दूर है तो ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ किसी दिल्ली के अलावा किसी और दूसरे स्थान पर भी हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 130 में लिखा हुआ है ये तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त कर लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ अन्य स्थान पर भी स्थापित की जा सकती है, यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? या पूछ सकता है की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो किस आर्टिकल के अनुसार की जा सकती है? 130 के अनुसार। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ दूसरे स्थान पर भी स्थापित की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अनुमोदन पर मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे और आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति के अनुमोदन पर मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार मुख्य न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति से अनुमोदन की बात कही, लेकिन राष्ट्रपति ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। क्योंकि हम बात करें के.जी. बालकृष्णन की, के.जी. बालकृष्णन, अगर हम बात करें के.जी. बालकृष्णन की, ये सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में।
ये दक्षिण भारत के हैं, ये दक्षिण भारत के हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट की पीठ दक्षिण भारत में स्थापित होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जी ने सुन लिया, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। राष्ट्रपति का इंटरेस्ट लेने का मतलब है, राष्ट्रपति का इंटरेस्ट लेने का मतलब है मंत्रिपरिषद, क्योंकि राष्ट्रपति से जब किसी काम की बोली जाती है तो वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेते हैं, और मंत्रिपरिषद का ही मतलब है केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ कहीं भी स्थापित नहीं हो सकती है। लेकिन संविधान में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन पर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ कहीं अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 130 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 130 के बाद में अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 131 के बारे में, संविधान का आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 क्या कहता है? ये आर्टिकल 131 उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। यानी क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकारता कहाँ पर है, कहाँ तक है क्षेत्राधिकार, कैसी कैसी सुनवाई कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक अनुच्छेद है 131 जिसके बारे में हम बात करने वाले। इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। अगर इस क्षेत्राधिकार से भी अच्छा शब्द निकालें जो वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है अधिकारिता, अधिकारिता। यानी क्षेत्राधिकार या अधिकारिता दोनों का मतलब एक ही है। अगर सीधी सी भाषा में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र कहाँ तक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस प्रकार की बात करें, संविधान का आर्टिकल 131 साफ साफ कहता है कि मान लो ऐसा कोई मामला, क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसा कोई मामला जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 131 में क्या लिखा हुआ है? ऐसा कोई मामला है जिसकी केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है, ऐसे मामलों को हम कहाँ लिख सकते हैं? 131 में। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है ऐसा कोई मामला जिसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है केवल, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 131 में। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो कोई राज्य है, राज्य है, उसका विवाद यदि केंद्र सरकार से चल रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद होते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर, या फिर यहाँ लिखा हुआ है कोई राज्य है या दूसरा कोई राज्य है, यानी राज्य का राज्य में झगड़ा चल रहा है या राज्य का केंद्र से झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 131 में। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य का मामला यदि केंद्र से बिगड़ा हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच में आपस में विवाद है, तो इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 131 के अनुसार यदि दो राज्यों के बीच में आपस में मतभेद है किसी भी बात को लेकर, तो इन दोनों के बीच में निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 131 के अनुसार। वहीं हम क्षेत्राधिकार की बात करें, जो क्षेत्राधिकार है, जैसे संविधान का एक आर्टिकल देखा है 71, इस आर्टिकल 171 के अनुसार वहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं, जो भी विवाद होगा उनका निपटारा
कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी वहाँ आर्टिकल 131 की जो बातें हैं, राज्य का केंद्र से झगड़ा चल रहा है, राज्य का राज्य से झगड़ा चल रहा है, यदि ऐसा कोई मैटर है तो सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है। वहीं हमने साफ बात कह दी कि एक और मामला था जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। कौन सा है? राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई धांधली हुई है तो इसकी जांच, इसका निपटारा, इसकी सुनवाई केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली हुई है तो इसकी जांच, इसकी सुनवाई, इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 131 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 132 के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं अगले आर्टिकल 132 के बारे में। ये क्षेत्राधिकार है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार। यानी ये क्षेत्राधिकार नंबर 1 में आता है आर्टिकल 131 में, और जो 2 नंबर है जिसमें हम अपीलीय अधिकार की बात करने वाले हैं वो आर्टिकल 132 में है। संविधान का अनुच्छेद 132। ये जो आर्टिकल 132 है इसमें जानकारी किसकी है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, या लिख सकते हैं अधिकारिता। यानी या तो अपीलीय क्षेत्राधिकार या फिर अपीलीय अधिकारिता, दोनों का मतलब एक ही है। यानी अपील जो की जाती है सुप्रीम कोर्ट में वो किस आर्टिकल के अनुसार की जाती है? तो आर्टिकल कौन सा है? 132। क्योंकि आपने सुना है किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। विशेष करके अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 132 के अनुसार अपील के आधार 3 हैं। एक आपराधिक मामला, आपराधिक मामला, यानी मामला कैसा है? आपराधिक है। दूसरे की अगर हम बात करें, दीवानी मामला। वहीं हम बात करें तीसरा जो पॉइंट है संविधान की व्याख्या। यानी ये 3 पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के। मान लो कोई आपराधिक मामला है, आपराधिक मामले में आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। दीवानी मामले में भी आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है संविधान की व्याख्या करनी है। यानी कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई बिंदु है जो समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको परिभाषित करने के लिए उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो उसकी व्याख्या करवानी है तो अपील दायर की जा सकती है आर्टिकल 132 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में। मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 133 को लेकर। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 133 है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है, और हाई कोर्ट ने डिसीजन किस मामले में दिया है? दीवानी मामले में। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया दीवानी मामले में, और दीवानी मामले में जैसा जो भी डिसीजन दिया, जो भी निर्णय दिया है, इस निर्णय से सामने वाली पार्टी संतुष्ट नहीं है। आर्टिकल 133 में क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट ने, भारत में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट में किसी का कोई केस चल रहा है, उस केस में, उसमें जो केस चल रहा है वो किसका चल रहा है? दीवानी का।
दीवानी मामले का केस चल रहा है और हाई कोर्ट ने उसमें डिसीजन दे दिया, और जो भी डिसीजन दिया, जो भी निर्णय दिया है, उस निर्णय से सामने वाली पार्टी संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में वो इस आर्टिकल के अनुसार दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? 133 में। दोबारा समझो, आर्टिकल 133 में लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में जो मामला है वो दीवानी मामला है। दीवानी मामले में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और जो भी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उस हाई कोर्ट के निर्णय से सामने वाली पार्टी संतुष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में उस दीवानी मामले को वो आर्टिकल 133 के अनुसार कहाँ ले जा सकती है? यानी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामले की सुनवाई। वहीं हम बात करें अगले आर्टिकल की, जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 134। यहाँ आर्टिकल 134 ये कहता है कि कोई मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो कैसा है? आपराधिक, क्रिमिनल मामला है, आपराधिक मामला है और हाई कोर्ट ने उस पर जो कोई निर्णय दे दिया। जैसे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय देने के बाद में जो भी सामने वाली पार्टी है वो इससे संतुष्ट नहीं है, इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 134 के अनुसार आपराधिक मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यह आर्टिकल 134 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की जा सकती है आपराधिक मामलों में की जा सकती है, दीवानी मामलों में की जा सकती है, संविधान की व्याख्या से संबंधित अपील की जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं आर्टिकल 133 में लिखा हुआ है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय ने दीवानी मामले में कोई निर्णय सुनाया, जो भी निर्णय दिया उस निर्णय से सामने वाली पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो वो पार्टी दीवानी मामले के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती है। वहीं आर्टिकल 134 में लिखा हुआ है कि यदि मामला किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहा है, मामला आपराधिक है और उसका जो भी निर्णय दिया है उस हाई कोर्ट ने, उस निर्णय से सामने वाली पार्टी संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो आपराधिक मामले के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। ये आर्टिकल 134 में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम बात करें आगे कि ये जो अपील की जा सकती है, अपील किस आधार पे की जा सकती है? तो केवल आधार दो ही हैं, शर्तें दो ही हैं, दो ही शर्तों के आधार पर हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हीं बातों में बिजी रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का काम बहुत है, क्योंकि एक समय उसमें केवल 1+7 न्यायाधीश थे। काम अधिक होने की वजह से उसमें धीमे धीमे 1+26 हो गए, फिर 1+31 हो गए, फिर 1+33 हो गए। आज टोटल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से हम हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर तो मामले बहुत लंबित होंगे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपील केवल दो ही शर्तों के आधार पर होगी। दो शर्तें कौन कौन सी हैं, पहले वो देख लें। यानी कौन कौन सी दो शर्तें हैं जिनके आधार पर? मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसे हम सेशन कोर्ट कहते हैं, सत्र न्यायालय कहते हैं। एक हाई कोर्ट है और भारत में हाई कोर्ट 25 हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। मान लो कोई डिसीजन, कोई यहाँ पर केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में कोई केस चल रहा है, काफ़ी दिन से चल रहा है और इस केस को हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया। ऐसा होता है, हाई कोर्ट
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास केस मंगवा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट काम ये है कि वो हाई कोर्ट से अपने पास भी केस मंगवा सकता है और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उस केस को काफ़ी लंबा टाइम हो गया, हाई कोर्ट अपने पास उस केस को मंगवाएगा और केस मंगवाने के बाद में उसमें से उस अपराधी को वो हाई कोर्ट फांसी की सज़ा सुना देगा। किसकी सज़ा सुना देगा? फांसी की सज़ा सुना दे। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कोई यहाँ पे निर्णय चल रहा था, केस चल रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ए नाम का व्यक्ति यहाँ से बाइज्जत बरी होता है और बी नाम का व्यक्ति इस बात से, इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। ए व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ, बी नाम का व्यक्ति इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है और ये बी नाम का व्यक्ति इस केस को कहाँ ले गया? हाई कोर्ट ले गया और इस हाई कोर्ट ने ए नाम के व्यक्ति को सुना दी फांसी की सज़ा। जब ए नाम के व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई तो ऐसी स्थिति में ए नाम का व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दोनों शर्तों में क्या होनी चाहिए? फांसी। इसलिए वहाँ जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, केवल दो ही शर्तों के आधार पर हाई कोर्ट से सीधे जिला सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी बातें माइंड में आती हैं। मान लो कोई मामला हाथरस जिला न्यायालय में चल रहा है और हाथरस से बहुत नज़दीक है दिल्ली और दूर पड़ता है लखनऊ, तो ऐसी स्थिति में सोचेंगे कौन जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, इससे अच्छा है सुप्रीम कोर्ट चल रहे दिल्ली। तो ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट से जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यूपी से हैं इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, लेकिन हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता हाई कोर्ट से होके जाता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होके, क्योंकि साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 134A में। आर्टिकल 134A क्या कहता है? यानी जो संविधान का आर्टिकल है 134 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 134A, आर्टिकल 134A क्या कहता है कि हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है, हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है या सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति अपील करना चाहता है हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, तो हाई कोर्ट से वह एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाई कोर्ट से कोई भी डिसीजन दिया है, निर्णय कैसा भी है, हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र देता है, एक सर्टिफिकेट देता है। उस सर्टिफिकेट को लेकर हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना प्रमाण पत्र के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन दूसरा रास्ता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, SLP के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें आर्टिकल 134A की, यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता है तो पहले वह हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 134A में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बात करने वाले हैं SLP के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं SLP के बारे में। SLP क्या है? जो SLP दायर की जाती है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। SLP क्या है, इसके बारे में हमें बात करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है 136, संविधान का एक आर्टिकल है 136, इसमें SLP के बारे में जानकारी दी है। SLP का मतलब है स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब ये है विशेष याचिका। ये कभी भी पूछ सकता है आपसे, ये विशेष याचिका,
ये एक ऐसी याचिका होती है कि वो जो 2 शर्तें हमने पढ़ी हैं, कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट ने अपने पास मंगाया, उसमें उसने फांसी की सज़ा दे दी, ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट में उसको यानी अपील कर सकता है। वहीं दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ए और बी नाम के 2 व्यक्ति कोई केस लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें से क्या हुआ, ए नाम के व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, बी नाम का व्यक्ति हाई कोर्ट चला गया। जब दोनों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा तब वहाँ ए नामक व्यक्ति को हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी। दोनों संबंधों में वहाँ फांसी की सज़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 136 कहता है ये 2 आधार नहीं है तो आप SLP के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कारण ये है, क्योंकि अगर मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, चला गया सुप्रीम कोर्ट, किसी ने किसी को गाली दे दी, चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जाता। यदि कोई व्यक्ति SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है, SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है, वैसे SLP सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जाती है। अगर SLP के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कोई जाना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ विशेष प्रकार के रजिस्ट्रार लगे होते हैं। वो ये जांच करेंगे कि ये केस सुप्रीम कोर्ट लायक है या नहीं है। अगर केस सुप्रीम कोर्ट लायक नहीं है तो वहीं की वहीं उसको रफा दफा करके उसे वापस भेज देते हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट लायक है तभी उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास केस को ले जाया जाता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 136 में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे भाग 11 भाग पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करने वाले हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। केंद्र राज्य संबंधों की यदि हम बात करें, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262, क्योंकि जो संविधान का जो भाग है 11, इसमें जो अनुच्छेद हैं इसमें 245 से लेकर के 263 तक, ये 245 से 263 तक है। आज हम वही बात करने वाले हैं भाग 11 के आर्टिकल 262 के बारे में। संविधान का आर्टिकल 262 यहाँ ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिसीजन, ये आदेश देता है कि संसद कोई कानून बनाकर एक प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है, स्थापना कर सकती है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 262 में। लेकिन संसद कानून बनाकर किसी प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है, किसके संबंध में? यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है जल विवाद के संबंध में। किसके संबंध में? जल विवाद के संबंध में। और जल विवाद किस किस का? एक राज्य का दूसरे राज्य से जो जल विवाद लेकर के जो चल रहा है, जिसमें हम नदियों की बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु में किसको लेकर के? कावेरी जल विवाद को लेकर जल विवाद चल रहा है। तो इनका निपटारा एक प्राधिकरण करेगा और प्राधिकरण जो भी डिसीजन देगा वो फाइनल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत भार है। अगर ये विवाद भी उधर जाएंगे तो बहुत बिजी रहेगा सुप्रीम कोर्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 262 में साफ साफ कहता है संसद एक कानून बनाकर प्राधिकरण की स्थापना करे, और प्राधिकरण की स्थापना करे वो किससे संबंधित? जल विवाद का निपटारा करने के लिए जो 2 राज्यों के मध्य चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 262 में। अगर हम आगे बात करें, संविधान का एक और आर्टिकल है जो विशेष करके पेपर में पूछा जाता है।
संविधान का एक और आर्टिकल है 329। जब हम चुनाव आयोग पढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे इसकी, क्योंकि चुनाव आयोग भी हमारे संविधान का ही एक टॉपिक है। संविधान का आर्टिकल 329 कहता है कि हर 10 वर्ष बाद परिसीमन होगा। परिसीमन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जब भी चुनाव होता है, चुनाव संबंधी ये हर 10 साल में क्या होता है कि हर 10 साल में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उस तरीके से परिसीमन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जनसंख्या जो परिसीमन हो रखा है वो फिक्स था, क्योंकि 1971 की जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ पे सीटें फिक्स हैं और ये रहेंगी 2026 तक। लेकिन यहाँ ये कहा गया आर्टिकल 329 में, जब भी परिसीमन होगा, परिसीमन आयोग का गठन होगा, तो ऐसी स्थिति में परिसीमन होगा कौन सा गांव किस क्षेत्र में वोट डालेगा, किस निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालेगा, ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 329 में। और यदि एक बार परिसीमन हो गया और फिक्स कर दिया वो गांव उस निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालेगा, तो इस परिसीमन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 329 में। क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट का है तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना पड़ता है, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट शब्द है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम लास्ट आर्टिकल जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल 137। ये जो आर्टिकल 137 है संविधान का अनुच्छेद 137, संविधान का अनुच्छेद 137 ये संविधान समीक्षा की बात करता है। संविधान समीक्षा का मतलब ये है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी कोई डिसीजन दिया और समय रहते हुए उस समय वो डिसीजन दिया गया, लेकिन समय बदला और समय बदलते हुए जब देखा गया कि हाँ इसमें परिवर्तन होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट उसे बदल सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय को भी बदल सकता है, अपने दिए गए वचन को भी वो बदल सकता है, क्योंकि यहाँ हमने खुद साफ साफ बताया है और देखा जा रहा है फिलहाल में। क्योंकि आपने एक केस देखा था जिसका नाम है बेरुबारी बाद। ये केस है 1960 का, और इसके सामने हमने केस देखा था केशवानंद भारती बाद, और ये केस कब का है? 1973 का। यानी बेरुबारी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या बोला था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वहीं केशवानंद भारती वाले केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अपना डिसीजन दिया पहले फिर उसको बदल दिया, तो यही क्या कहलाती है? संविधान की समीक्षा। समय रहते हुए उसने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। वहीं हम दूसरा केस देखें, दूसरा केस है गोलकनाथ बाद 1967। ये पंजाब राज्य का है, और यही केस था केशवानंद भारती वाद। ये केस कब का है? 1973 का। इस केस में, गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार में
कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती वाले केस में क्या कहा कि संविधान यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती वाले केस में कह दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जो यानी संविधान का आर्टिकल 137 है, उसमें संविधान की समीक्षा लिखी हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट समय रहते हुए अपने फैसले दे सकता है और अपने बयान बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। क्योंकि हमें देखा गया आर्टिकल 37 के अनुसार लिखा हुआ है, बेरोबारी बाद में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसने ये कहा। फिर देखा केशवानंद भारती जो 1973 का मामला है, इसमें क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें जिस तरीके से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में भी किया जा सकता है। और यही कारण था 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, प्रस्तावना में संशोधन हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ वाले केस में कहा 1967 वाले में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, और केशवानंद भारती वाले केस में कह दिया मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।